नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज फील द थ्रिल में बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। सवाल भी आपके हैं, जवाब एक्सपर्ट्स के होंगे। दरअसल देखिए, ये बात सही है कि युद्ध में कभी कोई नहीं जीतता। ये बात अलग है कि इस युद्ध सो कॉल्ड विराम में ईरान ने इन परिस्थितियों के बीच में अपने लिए बहुत कुछ निकाल लिया है। लेकिन घूम फिरकर सवाल यही है कि ये डोनाल्ड ट्रंप है और क्या डोनाल्ड ट्रंप की बात पर भरोसा किया जाए? क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात पर भरोसा करते हैं कि जो उन्होंने साइन किया, जो वो युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, जिन समझौतों का जिक्र कर रहे हैं, उस पर सीज फायर वो नहीं करेंगे, उसका या उल्लंघन नहीं करेंगे? दरअसल देखिए, 11 फरवरी को नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपना जादू ट्रंप के ऊपर चलाया। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने कहा कि अगर हम ईरान पर अटैक कर देंगे और पहले ही दिन ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर देंगे, दूसरे दिन ईरान सरेंडर कर देगा, तो न्यूक्लियर के साथ साथ, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री लीडर बन जाएंगे। और यही वो मोमेंट था जब डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी सोच, मेरी मानसिकता मिलिट्री लीडर जैसी है और मैं शायद ग्रेटेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट की श्रेणी में आ जाऊंगा। उनको यह भी कहा गया कि आप अब्राहम लिंकन से भी बड़े प्रेसिडेंट के तौर पर पोर्ट्रे किए जाएंगे। और बस यहीं से शुरू हुआ वो सब कुछ जिस पर आज समझौते की बात हो गई है। तो घूम फिरकर कई सवालों के जवाब। सबसे पहला जो सवाल आपने पूछा है कि क्या ये पीस डील लंबी चलेगी, क्या ऐसा होगा कि कोई ना कोई बॉम्बिंग इसके बीच में हो जाएगी? तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। कैप्टन श्याम कुमार जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अजिताभ जी हैं, डॉक्टर अजिताभ जी, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर सुधीर सिंह जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर सिंह जी, एक वही सवाल जिससे मैंने शुरुआत की, मेरे दर्शक और खास तौर पर जो जेनजी दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जब सिग्नेचर हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप, जिसे कहते हैं ना, मैं मन वचन कर्म से इस पीस डील के साथ रहूंगा, उस तरीके से किया है या अभी भी कोई नैरेटिव और मैसेजिंग की बात है, या डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी थी कि उनको पीस डील साइन करनी पड़ी? देखिए, इसमें अभी ये ओपन है। जो स्थिति बनी है बीच में, ये पहली बार पीस डील नहीं है, एक अनअनाउंस पीस डील थी बीच में, अप्रैल 13-14 के आसपास कुछ हुई थी, लेकिन वो भी नहीं टिका और उसमें उन्होंने गियर बदल दिया। वो लड़ाई भिड़ाई से ज़्यादा उन्होंने नेवल ब्लॉकेट का सहारा लिया। नेवी के लोग जानते हैं कि नेवल ब्लॉकेट थोड़ा ज़्यादा प्रभावी होता है केस ऑफ ईरान के लिए, जहाँ की तेल निकालना और तेल बेचना उनका एक प्रमुख आर्थिक आय का साधन है। लेकिन वो भी कहीं न कहीं मुझे लगता है बहुत प्रभावी नहीं रहा। लेकिन जहाँ तक अमेरिकन बम्बार्डिंग का सवाल है, तो ये बड़ी अजीब सी किस्म की बात है कि पहले या दूसरे दिन उनके सर्वोच्च नेता को मार गिराया। 30-35 जो उनके टॉप ब्रास के लोग थे, उसमें से लगभग 30 को ख़त्म कर दिया। फिर भी जो है उनकी आर्मी लड़ रही है। अब किस टेक्निक से लड़ रही है, कैसे लड़ रही है, किन मिसाइलों से लड़ रही है, ये सब एक मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन का सवाल बनता है। लार्जर कंटेक्स्ट में इसकी परीक्षा होगी। लेकिन आज मुझे लगता है कि ईरान और अमेरिका दोनों को अब पीस चाहिए है। अपने अपने कारण हैं, दोनों के अपने अपने पोस्चरिंग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों को पीस चाहिए। ट्रंप, हम सब जानते हैं, इंटायरली अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनका कल क्या होगा वो कह नहीं सकते हम। लेकिन एज ऑफ नाउ ट्रंप, मुझे लगता है कि इस पीस डील से टिकने चाहिए ट्रंप को, बिकॉज उनके भी बहुत सारे स्टेक उनमें लगे हैं और वो समय नहीं है कि वो मैन्यूवरिंग कर लें। क्योंकि हम जून में बात कर रहे हैं, 4 महीना बाद अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है। ट्रंप का जो पॉपुलैरिटी रेट है वो 39% पे गिर के आ गया है। तो निश्चित तौर पर ट्रंप को इसकी भी चिंता होगी। रिपब्लिकन पार्टी को अभी सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन अमेरिका में रेटिंग गिरने के साथ साथ आपका समर्थन भी गिरता है। ऐसा ना हो कि पार्टी ही इम्पीचमेंट के लिए मूव करे, जो डेमोक्रेट करें और पार्टी वाले ढीले पड़ जाएं और इम्पीचमेंट हो जाए ट्रंप का, तो वो स्थिति भी बन सकती है। इसका डर तो ऐसा तो है नहीं कि आज से था, इसका डर तो पिछले 6 महीने से मैंने आपसे भी कई बार फील द थ्रिल में चर्चा की है।
डोनाल्ड ट्रंप ये बहुत पहले भी फैसला ले सकते थे। मेरा फिर वही सवाल है कि युद्ध विराम पूर्ण विराम है या विस्मयबोधक चिन्ह लगा दें अभी? नहीं, देखिए अदिति जी, अभी तो अल्प विराम मैं इसको मानूंगा, पूर्ण विराम तो अभी बहुत दूर की चीज लग रही है। जिस तरह से एक सेफ और ऑनरेबल एग्जिट की बात राष्ट्रपति ट्रंप खुद ही बोल चुके हैं। जब इन्होंने एक मसौदा, मैं कहूँगा उसको, प्रारंभिक प्रारूप पे जब साइन कर रहे थे, साइन करने के समय भी उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि मेरी साइन करने की जरूरत है क्या, करूँ क्या। तो जिसको वो साइन करने जा रहे हैं, जिसको वो मसौदा मान रहे हैं, उस पे भी उनको डाउट है। तो इसी से समझ लीजिए कि कितने कॉम्प्लेक्स हैं ये जो समझौते की बात कर रहे हैं। 60 डे, इट्स अ लॉन्ग पीरियड। उसके बीच में एक छोटी सी चिंगारी भी अगर हॉर्मुज में निकलती है, जो ईरान कर सकता है, तो बात बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो कहाँ जाके रुकेगी कहना मुश्किल है, क्योंकि ईरान के पास हॉर्मुज नाम का ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल गया है कि उसको वो छोड़ेगा नहीं, मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। डे 1 से, जिस दिन प्रारूप ये जो साइन सो कॉल्ड हुआ है दोनों राष्ट्रपतियों के द्वारा, उसके बाद से देख लीजिए हॉर्मुज में उसने अपनी नकेल कसनी शुरू कर दी है। बातें हैं टोल टैक्स नहीं लेगा, हॉर्मुज को खोलेगा। आज उसने सीधे सीधे का हॉर्मुज में नक्शा उसने इशू पहले से ही किया हुआ है, कौन से रूट को लेना है, कैसे लेना है, परमिट इशू करेगा। ये सारी चीज़ें जो कवायद हैं, जो वहाँ पे जो पर्सियन गल्फ अथॉरिटी इन्होंने बनाया, उसके थ्रू सारे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अब बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। इजराइल तो मानने को तैयार नहीं है, उसके अपने कारण है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इट्स अ माइल्स टू गो। बिल्कुल सर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात बहुत पहले कही थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चर्चा हुई, कि ईरान कोई युद्ध जीता नहीं, कोई नेगोशिएशन हारा नहीं। तो क्या ये बात सच हो गई सर? धन्यवाद अदिति जी। जय हिंद, शनवरना। देखिए, ये जो लड़ाई है, पहले तो मान के चलिए कि ये लड़ाई पुरानी लड़ाई है, और आग हो ना हो, चिंगारी जलती रहने चाहिए, इस तरह की लड़ाई है ये। और पर्दे के पीछे जितनी लड़ाई हुई है, विजिबल एक्शंस जो हमने 40 दिन देखा, उससे बहुत कुछ ज़्यादा इसमें पर्दे के पीछे लड़ाई चल रही है। बिहाइंड द कर्टन टॉक्स, अंडर द कारपेट समिट्स जब होते हैं, तो उसमें भी, कल भी जो आपने देखा, परसों ये समिट बहुत क्लियर था। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, फिर G7 में इसके बाद, और उसके बाद इस्लामाबाद अकॉर्ड बोलकर स्विट्जरलैंड में सिग्नेचर। आप समझ सकते हैं, ऐसे टीटीओ वर्सल्स हुआ था कभी वहाँ, लेकिन ऐसे तो हुआ नहीं था कि इतनी सारी छद्म नीति के साथ आप किसी पैक्ट पर आना चाहते हो। तो मैंने 2 दिन पहले कहा क्लियरली कि ये चलेगा नहीं, और कल रात को भी कहा मैंने बहुत क्लियरली कि ये चलेगा नहीं, इसलिए कि इसके अंदर हर क्लाउजेज में, 14 जो सूत्री कार्यक्रम है, इसके हर क्लाउज में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छूटा हुआ है, जो कि बिल्कुल लिक्विफाइड हो जाएगा थोड़ी दिनों के बाद। और इस कारण से जेडी वैंस ने अपनी प्रेस्टीज बचाते हुए मना कर दिया जाना उन्होंने, और ईरान भी पीछे हट गया, क्योंकि पहले वो समझना चाहता है कि जो सिग्नेचर्स हुए हैं ये क्या वैलिड रह पाएंगे। बात कर ली G7, बात कुछ और है। बात यह है कि अमेरिका इंटेंट के साथ बाइडेन ने सारी तैयारी की, जिसको हमें समझना चाहिए। लॉर्ड ऑस्टिन उसके सेक्रेटरी ऑफ वॉर थे। 5 साल की तैयारी बाइडेन की हुई। जब वो निकले अफगानिस्तान से, तो उन्होंने डिसाइड किया, मिलिट्री डॉक्ट्रिन चेंज की 22 में। उन्होंने कहा कि अब हम किसी भी देश में जाके रुकेंगे नहीं, टैंक तोप नहीं लेके जाएंगे, इन्वेस्टमेंट वॉर में नहीं करेंगे। मैं उसको नाम देता हूं हिट एंड रन। आऊंगा, मारूंगा, निकल जाऊंगा, फिर से आऊंगा, थू करो, मैमा करो, FIR लॉन्च करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डॉक्ट्रिन के साथ इंटेंट बाइडेन ने दिया, डेंट ट्रंप दे रहे हैं। आगे के राष्ट्रपति आएंगे वो भी यही करेंगे। ट्रंप को पर्सनलाइज करके कुछ कहना ठीक है, और मोदी जी के संदर्भ में मैं कह सकता हूं, भारत को कुछ कह दें, वो G7 में कुछ कह दें, बात कह सकते हो आपकी, वो कहते हैं, पर जो आदमी उसे सुन रहा है उसको अपनी तरफ से उसे लेना चाहिए। वो प्लस माइनस दोनों कह के छोड़ देते हैं। तो जिसको रिस्क है, लास्ट लेवल पे जिसको प्रभाव में लेना है, वो अपने हिसाब से उसको आकलन करें जी। ऐसा ना छोड़ दे ओपन की वो कहीं ना जाए। गल्फ कंट्री के साथ बात करते हैं तो क्या मिला गल्फ कंट्री को आज के दिन में? अगर वो खलीफा का वर्चस्व, यूरेनियम बनाना, मिसाइल टेक्नोलॉजी बढ़ाना और गल्फ के ऊपर काबू करना, पानी के उबाल को गर्म रखना, खारापन बरकरार रखना, ये मतलब था ईरान का। उसको रोकने आए थे प्रेसिडेंट।
वो शायद अभी नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर एक कॉशन है, ये चलेगा। अगर वो रोक भी देते हैं अगले 6 महीने तक वॉर, तो 9 मंथ्स के बाद फिर वापस आए थे, तो ये आ जाएंगे फिर से। इसमें अभी अनंत काल चलने वाला ये युद्ध है, जब तक हॉर्मुज के ऊपर जो उनका वेपन मान के वो चल रहे हैं उस पर फंक्शनल कंट्रोल नहीं होगा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बहाल नहीं होगा। ये ओमान, टोल टैक्स, सर्विस टैक्स, इतनी सारे लिक्विडिटी है इस कार्यक्रम में कि चलेगा ही नहीं। इसलिए मेरा मानना बहुत क्लियर है। इनफैक्ट आज नहीं अदिति जी, 7 मार्च से मैं ये लगातार अपने आकलन में कोई चेंजेस नहीं है मेरे, क्योंकि एक नेवल ऑफिसर के रूप में मैं देख रहा हूं उसको किस तरह से वार लड़ी जा रही है। ये पानी की लड़ाई है बेसिकली। जी सर, मैं ये गलत कहूँगी अगर मैं कहूँ कि अल्टीमेटली जिसका प्रोडिक्शन सब कर रहे थे कि ईरान के सामने डोनाल्ड ट्रंप को सरेंडर करना पड़ेगा, तो G7 में जो उन्होंने भाषण दिया कि अगले 4 हफ्ते बाद क्रूड ऑयल का सारा बैकअप ख़त्म हो जाएगा, कितना खर्चा हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं वो सरेंडर वाली भाषा नहीं थी जो लोग इतने टाइम से डोनाल्ड ट्रंप को शायद समझा भी रहे हों? सरेंडर हुआ? मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, प्रॉब्लम थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के लेवल पे है। मिलिट्री वाले बेहतर समझाएंगे। अमेरिका के पास जो हथियार है, मिसाइल खास करके, वो बड़े बड़े हैं, और ईरान ने ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल किया है। वो ड्रोन बहुत ही लाइट ड्रोन है, अटैक बहुत सटीक कर रहा है, उसको गिराने के लिए भी ये बात हम युद्ध के इतने महीनों बाद कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस को इस बात का अंदाजा नहीं होगा? अमेरिकन इंटेलिजेंस बार बार वो कह रहे थे कि अरे वो 70% फिर रिजुविनेट हो गए, उनके पास अभी और इतने साल तक लड़ने का ये सब तो अमेरिकन इंटेलिजेंस डोनाल्ड ट्रंप को कहा ही होगा सर। देखिए, इंटेलिजेंस किसी भी देश का हो, उसमें कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी होता है, और मुझे लगता है कि उस सरप्राइज एलिमेंट निश्चित तौर पर अमेरिका को चौंकाया है। ईरान के पास जो छोटा चीज़ है वो ज़्यादा असरदार हुआ। आपने देखा होगा कि बीच में यूक्रेन से उन्होंने बोरो किया, और वो गल्फ कंट्रीज को भी बांटे गए कि कैसे उनको कंटेन करें इनकमिंग ड्रोन्स को। लेकिन सवाल ये है कि जैसा कि हमारे नेवी के ऑफिसर साहब ने भी कहा कि ये हिट एंड रन वाली बात है। ट्रंप यहाँ कोई लड़ाई लड़ने नहीं आए थे, एक सिंबॉलिकली आए थे कि जी तुम बड़े हो, हम मार के चल दिए, अब हमको जो मिलना था मिल गया, वहाँ गल्फ में हथियार बिकेगा जम के, सारा कुछ यस सर यस बॉस होगा। अभी आप देखिए G20 में भी, G7 में भी उन्होंने आई एम द बॉस खुद अपने मुंह से कहा। तो वो एक मेंटेलिटी है। अमेरिका को बहुत ज्यादा कहीं कोई दिलचस्पी तो क्या ट्रंप जीत पाए? जीते ट्रंप? इसमें कोई नहीं जीता। लोग कह रहे हैं बहुत कि ईरान जीत गया, मुझे तो कोई जीत नहीं दिखाई पड़ रही ईरान की। कौन सा ईरान, कहाँ जीत गया? क्या मैं चाहती हूँ, मेरे दर्शक भी जानना चाहते हैं ईरान कैसे जीता। ईरान को अपने जो सीज पैसा है वो मिलने पे बातचीत होगी। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा देगा, यानी ही विल बी द बॉस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने पूरी दुनिया को ये बता दिया, सर मैं आप लोगों से भी चाहूंगी इस पर चर्चा, ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक है तब तक कोई ईरान से पंगा ना ले। ईरान को $300 बिलियन का जो पैसा उसको मिलेगा, यानी कि वो जहाँ से खोया था उसने, उससे कहीं ज़्यादा उसको और पैसा मिल जाएगा। यानी ईरान तो कम अप हुआ है विद अ स्ट्रॉन्गर कंट्री और विद लॉट ऑफ नैरेटिव। एंड इसके अलावा भी 100 चीज़ें हैं सर। और जो न्यूक्लियर उसकी बात थी प्रोग्राम की, उस पर तो ऐसा कोई चर्चा ही नहीं है। देखिए, यूरेनियम दो तीन बातें हैं। देखिए, यूरेनियम की बात जो है, ईरान कहाँ तक पहुँचा है ये एक स्पेकुलेशन है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभी वो बनाने की स्थिति में नहीं है, तो वो क्या स्थिति है, कितना उन्होंने बम्बार्डिंग से उसको नुकसान किया, ये सब असेसमेंट अपने जगह पे है। लेकिन जो आप हॉर्मुज का कह रहे हैं, देखिए ये हॉर्मुज नहीं ईरान कब्जा कर पाएगा लॉन्गर टर्म्स में। ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन लॉज ऑफ द सी 1982 में बना था, उसके अपने नियम हैं। आपके पड़ोस में 40 किलोमीटर कोई वाटर बॉडी है तो आपका नहीं हो जाता। इंटरनेशनल लॉ इसकी मान्यता नहीं देती है। अगर ये होगा तो हमारा वे ऑफ बंगाल हमारा हो जाएगा। चीन ऑलरेडी साउथ चाइना सी का रहा है, हमारा है, तो फिर दुनिया में कोई कहीं जा या आ नहीं सकेगा। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग वो बिल्कुल नहीं हो रहा। एक मिनट और, जहां तक ईरान के अनफ्रीज अकाउंट को फ्रीज करने की बात है, वो भी वार्ता होगी, दे देगा ऐसे तो इतना सर आसानी जो से 17-18 पॉइंट से सब पे वार्ता होगी। दैट्स व्हाई यू सेइंग कि पर सर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसने अब तक इतने महीनों में ये बता दिया कि आई एम द फादर, बता दिया सर। अब सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस जो आज तक कुछ नहीं कर पाया, खास तौर पे पिछले 1 दशक की बात कर लें, सो कॉल्ड इंटरनेशनल कोर्ट्स
जो ट्रंप पे कंट्रोल नहीं कर पाए या किसी और पे कंट्रोल नहीं कर पाए, जापान से लेकर चाइना, रशिया, यूक्रेन, किसी पे कंट्रोल नहीं कर पाए, वो ये बताएंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन वाटर है। सबसे पहले तो ये जानिए अदिति जी, न यूएसए नाइदर ईरान ने अनक्लॉज पे साइन किया है। इन दोनों ने जो उसको पास करना होता है उनके पार्लियामेंट से, वो किया ही नहीं है। एक ने तो साइन ही नहीं किया, दूसरे ने साइन किया है तो पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है। सो दे आर नॉट बाउंड बाय द उनक्लॉज। सो यूनाइटेड नेशंस के जो समुद्र के नियम है उससे वो बाउंड नहीं है हॉर्मुज को लेके। नंबर 1, उसमें जो हॉर्मुज में नियम भी कहता है कि उसमें एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन की बात होती है, इकोनॉमिक जोन की बात होती है, और 12 किलोमीटर तक तो उसके अधिकार होते हैं। तो उस हिसाब से ईरान का और ओमान का अधिकार तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात प्रॉक्सिमिटी है, ज्योग्राफी है। एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटा सा ड्रोन कभी भी वो छोड़ देगा तो किसकी हिम्मत है? इंश्योरेंस कंपनी वाले इंश्योरेंस देंगे? अभी भी देने को तैयार नहीं है। आप देख लीजिए 2 दिन से खुला है, कितने जहाज गए? मात्र 15 टैंकर या शिप्स अभी तक हॉर्मुज से निकल पाए हैं। कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में हॉर्मुज पे कब्जा अभी भी है, आगे भी रहेगा, और वो बाय डिफॉल्ट उसके ईरान उसकी चाबी रखे हुए। यस, अमेरिका ने क्या खोया? डैमेज। अमेरिका को जो डैमेज, उसकी आर्थिक क्षति हुई है, उसके कहीं ना कहीं उसके डिफेंस में भी आप देखिए सेंध पड़ी है। आज अमेरिकन्स अमेरिका में भी सेफ नहीं है। दूसरी जगह की बात छोड़िए, इतना बड़ा फीफा इवेंट हो रहा है, आज भी कोई छोटी सी एक फीफा के कुछ क्राउड पे अटैक हुआ है ईरान में, अमेरिका में किसी बच्चे ने किया, कुछ ऐसी बातें आई हैं खबरें। तो देख लीजिए क्या अमेरिका सेफ सिक्योर हुआ है? इस युद्ध के बाद और ज्यादा इनसिक्योर हो गया है। तो उसकी रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक स्थिति, पॉलिटिकली ट्रंप सेफ नहीं रह गए हैं। और उतना ही नहीं, आप देखिए इकोनॉमिक के डिफेंस में देख लीजिए उनके कितने हथियार, कह रहे हैं उनके इंटेलिजेंस के लोग कह रहे हैं कि उनके हथियार कम हो गए। नहीं, अभी गोली भी चलाई थी उनके एक इवेंट में। ये सारी चीजें हो नहीं सकती थी। मैं सिर्फ अमेरिका पे आऊंगी। मैं एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी, सर, हम जब यूनाइटेड नेशंस या इंटरनेशनल कोर्ट्स की बात करते हैं तो जब वो कहाँ चला जाता है ये तर्क? जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले आया जाता है, ये सब तर्क कहाँ चले जाते हैं सर? पहले अनक्लॉज को जो बात हुई उस पर एज ए नेवल ऑफिसर मैं आपको थोड़ी सी टेक्निकल चीजें बता दूं। अनक्लॉज 1982 के पहले से भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का इतिहास चल रहा है। ऐसा नहीं कि हम उसके हिसाब से नहीं चल रहे। ब्लॉकेड का इतिहास बहुत पुराना है। 12 नॉटिकल माइल जो होता है वो टेरिटोरियल वाटर होता है। 34 किलोमीटर का एरिया है, तो ओमान और उसके बीच में बच के ये बिल्कुल करीब करीब कवर हो जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। 18 मतलब 12 किलोमीटर मतलब 18 किलोमीटर तक की बात हो रही। लेकिन उसके ऊपर एक और क्लॉज आता है कि जब आपके एरिया से, आपके टेरिटोरियल वाटर से कोई इंटरनेशनल वाटरवेज गुजरता हो तो उस पर आप इस टेरिटोरियल वाटर का अधिकार नहीं जमा सकते, बशर्ते कि कोई युद्ध की स्थिति बन जाए और बेलिग्रेंट कंट्रीज आके एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दें, तब आपको अपनी सुरक्षा के माहौल से इसको करना होगा, वरना आप ये नहीं कर सकते। ये है क्लैरिफिकेशन। और जहां तक उसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो 200 नॉटिकल माइल होता है हमारा, और उसके बाद होता है हाई सी। हाई सी में ब्लॉकेड लगा रखा है अभी अमेरिका ने, और साथ साथ उन्होंने टेक्निकली नॉर्थ ईरान पे ब्लॉकेड लगा रखा है। ब्लॉकेड का क्लॉज जो है अनक्लॉज 298(1)(b कहता है कि आप ब्लॉकेड डिक्लेयर कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास पावर हो, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, प्लेस देना होगा, टाइम देना होगा, इफेक्टिव होना होगा, न्यूट्रल शिपिंग को क्लियर करना होगा, और न्यूट्रल शिपिंग को वहां नहीं आने के लिए आपके पास दम होना चाहिए। इन सबों के साथ ब्लॉकेड किया जाता है। हमने किया 71 में ब्लॉकेड वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर, और हमने कराची को धुआं किया, और उसके बाद एक परिंदा भी पर नहीं मार पाया। हमने बे ऑफ बंगाल में 71 में ब्लॉकेड किया, चटना खुलगांव पे अटैक किया विक्रांत से, और तब जाके 93,000 जो सोल्जर्स हैं वो निकल नहीं पाए, वरना वो शिप से निकल जाते। तो सर अमेरिका तो ने इसको जो कहते हैं ब्लॉकेट किया, ब्लॉकेड। जी, वो इस क्लॉज में भी है कि आपको ब्लॉकेट में 100% है, और ये पहले से भी है। जैसा सर ने कहा, ब्लॉकेट सक्सेसफुल रहा नहीं ना सर? ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं एक छोटी सी बात, ये हॉर्मुज है तो आपका। उससे हॉर्मुज रुक गया, बंद हो गया पूरी इंडिया? जी नहीं, बंद नहीं हुआ है हॉर्मुज। देखिए ये हॉर्मुज है, ये है लद्दाख और ये है कसाम, ये है ईरान और ये है ओमान। यहां से एक रास्ता लगाया उसने, और यहां से वो दोनों आइलैंड के बीच से टोल टैक्स वसूल रहा है। ये टोल टैक्स का रास्ता है। एक और रास्ता है कि अमेरिका ने जी नहीं, मैं दूसरा रास्ता सुनिए। ये दूसरा रास्ता है जो ओमान के साथ साथ जाता है। पानी कम है यहाँ पे, 170 शिप अमेरिका के प्रभाव में यहां से निकल चुके हैं और लगातार निकल रहे हैं बिहाइंड द कर्टन।
उनको निकाला जा रहा है। हमारे भारतीय शिप्स भी वहां खड़े हैं यहां मुहाने पे, और अपने अपने शिप्स को लोग ले जा रहे हैं। यहां से टैक्स कम है, जिनको रिस्क लेना है या ये ट्रैकर बंद करके, डार्क कहते हैं उसको, यहां से निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। और यहां अपाचे गिरा था, यहां सैनिटाइज कर रहे हैं। धीरे धीरे अमेरिका अपना प्रभाव ऊपर ले जा रहा है, जब तक फंक्शनल कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मुज व्हाट यू आर सेइंग इज कि इस दो रूट्स बीच में, रूट्स के बीच में तो आप अनसेफ हैं अगर आप जाएंगे तो, जी। लेकिन ऑल्टरनेट रूट्स दूसरे देशों ने निकाले अमेरिका की। ऑल्टरनेट रूट्स इसमें नहीं निकले हैं, ऑल्टरनेट रूट्स लैंड से निकले हैं। एडनॉक की, रियाद की अपनी जो रेड सी में निकली है वो अलग है, ये पानी के रूट्स हैं। पानी के रूट। यहां पर ब्लॉकेड यहां लगा रखा है अमेरिका ने। ईरान की तरफ शिप्स नहीं जा सकते, कल से उसने 3 शिप को बाहर करने दिया है। क्या कर रहा है अमेरिका? अमेरिका एक तरह से गुड बॉय सिंड्रोम में आ रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है वर्ल्ड की इकोनॉमी को, पावर को कंट्रोल कर रहा है। मारा, एनिलेट किया, रुका, टेस्टिंग, ट्यूनिंग, उसके बाद वर्ल्ड को अपीज कर रहा है कि हम इकोनॉमी ठीक करेंगे फिर आएंगे। तो ये तरीका अमेरिका का है। जमावड़ा वही रहेगा, ब्लॉकेड इतना बड़ा हटेगा नहीं। यहां हटेगा तो क्यूबा चला जाएगा, उसका कोई लॉस नहीं होने वाला। उसके 11 कैरेक्राफ्ट कैरियर के साथ एक स्टेशनरी फोर्स जो बनाया उसने, विस्तारवादी नीति जो रखता है, किस लिए तो रखता है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बात करेगा। आती है सर। सर कहते हैं कि दिस इज अमेरिका स्ट्रैटेजी, है ना? इतिहास में भी हम जाएंगे तो मुझे समझना है ये कि जब हम युद्ध विराम सो कॉल्ड बात करते हैं, अल्प विराम की, अमेरिका, व्हाट हैज अमेरिका लॉस्ट, या फिर आई वुड से कि ट्रंप के जब से प्रेसिडेंट बनने के बाद से, इस युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने क्या खोया, जो अभी अजिताभ सर कह रहे थे, या क्या गेन करा? मैं वो फायदे और नुकसान जानना चाहती हूँ। देखिए, लंबी डिबेट है, लेकिन बहुत कट शॉर्ट में पहली बात कि हमारे नेवी ऑफिसर साहब ने बड़े अच्छे से समझाया कि एनक्लोज क्या है। अजिताभ जी ने कहा साइन नहीं किया, लेकिन देखिए कंटेक्स्ट में अंतर है। जब संकरा होगा वाटर बॉडी तो वो लॉ भी संकरा होता है, और जितने वाइड होगा वाटर बॉडी उतने फिर वो लॉ अपने हिसाब से चलता है। तो यहाँ भी हाई सीज है, पहला बात, एज पर इंटरनेशनल लॉ, इसमें रूलिंग है आईसीजे की। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इस ब्लॉकेट से, इन्होंने बढ़िया एक्सप्लेन किया, इस ब्लॉकेट से ईरान का एक एक बूंद तेल का पैदाइश बंद हो गया, प्रोडक्शन। एंड एज पर द इंजीनियरिंग रूल, एक बार कुआं बंद हुआ तो आपको स्टार्ट करने में आपकी नानी मर जाएगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो बहुत लंबा इकोनॉमिक लॉस में ईरान जा रहा है। मैं बहुत क्लियरिटी के साथ कह रहा हूं, उनका 60% रेवेन्यू तेल से आता है, गैस से आता है। अब रही बात कि अमेरिका ने क्या खोया, ईरान ने क्या खोया, तो देखिए परसेप्शन के लिहाज से अमेरिका को कुछ डेंटिंग लगी है। प्रैक्टिकली डेंटिंग नहीं है, परसेप्शन के हिसाब से जो डेंटिंग लगी, क्योंकि अमेरिका एक सिंघम है, वो किसी को मार के निकल रहा है, ओसामा बिन लादेन को आया मार के उनको समुद्र में मछली खाने को छोड़ दिया, ये सारा कुछ है। लेकिन इस बार उसको डेंट लगी, उसके कुछ हवाई जहाज गिरे, वो माने बुरी तरीके से गिरे, उससे 42 ऑफिशियली वो कह रहा है 42 उसके जो फाइटर प्लेन्स हैं वो डैमेज हुआ है। उसके 14 ऑफिशियली 14 उसके सैनिक मरे हैं। नहीं 14 नहीं, 100 के करीब मरे हैं। बट एक चीज 100 नहीं, अमेरिका खुद कह रहा है 87। देखिए अमेरिका डेमोक्रेसी है, अमेरिका में सूचना तंत्र काम करता है। ट्रंप अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्वेश्चन का जवाब देते हैं, ये देखिए वो डिक्टेटर नहीं है। लेकिन ईरान में कितना नुकसान हुआ है या क्या, कौन सा सोर्स है, कोई सोर्स है? ईरान बर्बाद हो चुका है। बट नहीं, वो 3,500 में 0 लगाइए आप, कुछ नहीं है, किसी के पास कोई डेटा नहीं है, सब बाहर से अनुमान है, कोई डेटा किसी के पास नहीं। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं। मिलिट्री में जब हम वॉर में कहीं जाते हैं, जैसे मैंने कहा, वो मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट पे अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर चुका है। मतलब वो रुकेगा नहीं और बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा, बॉडी बैग्स मंजूर नहीं है। इसके साथ अमेरिका की पॉलिसी आज के मिलिट्री की है। इसीलिए उसने वेनेजुएला से उठाया, एयरक्राफ्ट कैरियर का पूरा ऑपरेशन था, शिप से पूरा किया गया था। अफ्रीकन कंट्रीज में हो, लैटिन कंट्रीज में हो, लगातार एम्बेसी में उनकी लैंडिंग हो रही है, इवैक्यूएशन प्लान्स बनाए जा रहे हैं। मल्टी स्किलिंग के साथ स्पेशल फोर्सेज लगातार काम कर रहे हैं, और मरीन्स और स्पेशल फोर्सेज से ही अब वो लड़ेंगे। अब वो टैंक तोप की लड़ाई नहीं देख पाएंगे आप अमेरिका का। पहली बात, यहां भी वो आया। मैं मानूं अगर मिलिट्री के हिसाब से, तो हम वॉर वेस्टिंग टेबल बनाते हैं। अगर हमारे पास 100 जहाज है तो
पहले दिन के बाद 4 जहाज खत्म हो जाएंगे, मान के हम चलते हैं। उस हिसाब से जितने भी फाइटर इसके नष्ट हुए, इसमें मैक्सिमम ड्रोन्स हैं, जो रिपर ड्रोन्स हैं उनके सबसे ज्यादा, और 3-4 जहाज और 1 तार उनके रिफ्यूलर जो लॉस्ट हुए। सारे कार्य शिप्स को उसने मैन्यूवर करके अब्राहम लिंकन को भी बाहर रखा, जब जरूरत पड़ती थी उन्हें हटा लेते थे वो, और ब्लॉकेट बाहर से लगा रखा है, जहां मैंने आपको बताया बाहर से, वो मिसाइल रेंज से बाहर रख रहे हैं अपने आप को। और अवैध दुर्ग होता है फ्लीट, एयर डिफेंस सिस्टम जमीन से 10 गुना ज्यादा होता है शिप्स का, वहां कोई झाड़ी नहीं होती, कोई माउंटेन नहीं होता, छिप नहीं सकते आप, तो बिल्कुल कवच बना के शिप्स को रखा जाता है। इसलिए अमेरिका की लॉस, मैंने कहा ना, अगर इसको इतनी बिलियन खर्च हुई है तो ये 20 शिप यहां नहीं है, कल को क्यूबा में खड़े हो जाएंगे, ये पानी में ही रहेंगे, इनका डीजल पेट्रोल खर्चा होता रहेगा और पे अलाउंसेस चलती रहेंगे। अमेरिका के लिए, अमेरिका की ये शक्ति है। ऐसा ये पैसिफिक में जाएंगे अभी, इसके बाद इनके सारे कैरियर्स डिप्लॉयड रहते हैं 7 से ज्यादा, और 4-4 हजार लोग एक साथ, तो ये कहां, खर्चा तो ऐसे भी रहता है, यहां मारने के लिए लगा। लेकिन 40 दिन के एनहेलेशन के बाद क्या हुआ, उसने एनहेलेट किया और ईरान ने अट्रिशन किया है, मारा है इधर उधर और छोड़ दिया है, अपाचे गिरा फिर मार दिया। अगर कुछ छोटी सी बात होती है फिर अटैक कर देगा अमेरिका, और फिर मारेगा, फिर रुकेगा। ईरान से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है अमेरिका का। अमेरिका के 20 बेसेस मिडिल ईस्ट से डिस्ट्रॉय कर दिए, ये अमेरिका की हार है। 20 बेसिस पे वहां से जो सैनिक थे उनको पहले यूएई के होटल में रखा, होटल से भी भगा के फिर इजराइल और दूसरी जगह अफ्रीका ले जाना पड़ा। तो इससे बड़ी बेइज्जती अमेरिका की क्या होगी। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, जहां तक सुपर पावर की बात है। और अमेरिका के साथ इजराइल भी है, 2 सुपर पावर, परमाणु हथियारों से संपन्न, सर्वशक्तिमान जो कह लीजिए, आई एम द बॉस कहते हैं राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी ये हालत की एक तरह से सरेंडर भी है और ब्लंडर भी है, ये दोनों मैं कहूंगा। और इसकी वजह इनकी कूटनीति में खामियां, इनके इंटेलिजेंस को जो इन्होंने इग्नोर किया, अपने इंस्टिंक्ट पे चले, स्ट्रेटजी को ये दरकिनार किए, उसकी वजह से आज अमेरिका की एक और वजह बता दीजिए सर कि द कंपनी यू कीप, Israel is that company who has spoiled everything? Or where is Israel right now, sir? What is the position right now? देखिए, इजराइल निश्चित रूप से आज लूजर है। इजराइल को ना परमाणु जो वो चाहता था कि हथियार नहीं होना चाहिए, आज वो क्लियरिटी नहीं है। जो हिजबुल्ला, हुती और हमास हैं वो अपनी जगह हैं, कमजोर हुए हैं, लेबनान पे हुई भी ये बात, वो हैं, तो ना उसको परमाणु का मिला, ना उसको जो उसके प्रॉक्सीज हैं उस पे कोई कंट्रोल हुआ। इजराइल ने एक्सेप्ट भी नहीं की ना अभी ये डील, एक्सेप्टेंस जेडी वेंस के बयान भाई, 3 लोग जो इस समझौते के जो मेन किरदार हैं उन तीनों का कहीं साइन ही नहीं है। इजराइल इज नॉट ए सिग्नेटरी, हिजबुल्ला इज नॉट ए सिग्नेटरी, गल्फ स्टेट जिसको कह रहा कि $300 अरब तुमको देना है, अमेरिका नहीं देगा, और वो गल्फ स्टेट कहीं है ही नहीं सिग्नेटरी। तो अमेरिका कैसे इन्फोर्स कर लेगा। और आज तो अमेरिका और इजराइल के बीच दरार देखी जा रही है, दोनों एक दूसरे की बात, जबकि अमेरिका सबसे बड़ा फंडर है। अमेरिका लगभग $380 करोड़ एनुअल मिलिट्री असिस्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देता है अमेरिका को, इजराइल को। इजराइल के 2/3 जो हथियार हैं वो अमेरिका फंडेड हैं, अमेरिका मेड है, तो चलेगा। 50 से ज्यादा बार वीटो पावर का यूज किया है अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल में, इजराइल को बचाने, उसको डिफेंड करने में, उसको सपोर्ट करने में। ईरान के ऊपर एक हम लाइन कह सकते हैं, ये युद्ध की बात आप सीधा आंसर चाह रहे हो कि जीता या हारा। चलिए, गल्फ के साथ तो उनकी नफरत की स्थिति है करीब करीब, नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में कौन जीता कौन हारा, ये कहानी फिर से ही बहुत मुश्किल है कहना कि कौन जीता। हाँ, जहां तक मैं बात करूं आपके इस लड़ाई की, तो युद्ध में, ईरान के लिए कहता हूं, युद्ध में बच जाना या जीत जाना अलग बात है, और अमेरिका की तरफ से कहूं तो घायल होकर जीतना अलग बात है। अमेरिका घायल होकर नहीं जीतना चाहता। सर, पर मैं चीज जोड़ूंगा, एक चीज दीजिए 1 मिनट मुझे। देखिए, ये ऊपर की बातें हैं कि इजराइल जो है उसका एटॉमिक और अमेरिका समाप्त करना चाहता था, और ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की बहुत पुरानी इतिहास है। जब पाकिस्तान ने बनाया तो भारत बर्बाद हो जाएगा, इसके लिए हमारी आज तक कोई आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। पिछले 10 साल से हम एक्शन ले रहे हैं, क्या कर लिया हमारे ऊपर? उसने बम फेंक लिया। ये ब्लैकमेलिंग है। निश्चित तौर पर ईरान के परमाणु बम अगर हो भी जाते हैं तो इजराइल को बर्बाद नहीं कर सकता है, नंबर 1। देखिए, इस युद्ध के जो हिडन एजेंडा थे और हैं अमेरिका के,
वो थे कि ईरान के जो पावर हैं, इकोनॉमिक पावर को तोड़ना, और उसमें अमेरिका जो सफल कि रहा उसकी मोस्टली यही रहता सफल है। रहा है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर को हाँ, जिस ये तरह से debatable उसने issue बर्बाद है। किया है, नहीं वो क्रेडिबल सूचना, आप अर्मेनिया का अखबार पढ़िए ना, आप अजरबैजान के अखबार नहीं पढ़िए, सर, बर्बाद तब कर आपको दिया, पता चलेगा क्या लेकिन हालत व्हाट हैज है ही गेन्ड बैक? नहीं अदिति जी, 50 साल लगभग हो गए ईरान पे सैंक्शन लगे हुए, फिर भी उसकी इकोनॉमी को, उसकी डिफेंस को आप तो नहीं बर्बाद कर और पाए। एक और सवाल है सर, इसमें इकोनॉमी एक तो सर बर्बाद सुनिए, है, इकोनॉमी एक मुझे आप 300 बता बिलियन दीजिए, डॉलर की उसको- छोटी सी क्या इकोनॉमी। ईरान अरब ईरान डॉलर की देने की जगह बात कर रहे हैं सर, आप? ईरान की जगह अगर कोई और कंट्री होती तो क्या अब तक टिक पाती? देखिए ईरान, इन सारी परिस्थितियों में टिक देखिए पाती? ईरान, देखिए ज्योग्राफी में बहुत बस बड़े बड़े सर, विद्वान बस करते हैं, किसी ज्योग्राफी की- बहुत किसी बड़ा की कोई देश strength है, किसी की है, बहुत कोई- बड़ा देश है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ईरान है। आप ये समझिए जितना बड़ा पाकिस्तान है वैसा 2 है ईरान का टेरिटरी। पॉपुलेशन कम है, 11 करोड़ पॉपुलेशन है। आप जिधर से घुसेंगे कम लोग मरते हैं, क्योंकि अब सुधीर पॉपुलेशन सर, आप पाकिस्तान को बीच में लाए, मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल याद आ गया, अब उसका जवाब मैं आप ही से लूंगी। लेकिन सर, क्योंकि अब सब कुछ नैरेटिव की लड़ाई है, भारत हो, दुनिया का कोई भी देश हो, और डोनाल्ड ट्रंप हो, फॉरेन पॉलिसी हो, मिलिट्री या वॉर पॉलिटिक्स हो, सब जगह नैरेटिव है, आई एम द बॉस। तो क्या नैरेटिव की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप हार गए दुनिया में? ऐसा वो भी नहीं कह सकता मैं, लेकिन आप मान के चलिए अगर हम नैरेटिव की सर बात करें, पॉलिटिकली क्या कहेंगे आप? पॉलिटिकली भी मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि कुछ विजिबल एम्स होते हैं और कुछ इनविजिबल एम्स होते हैं। आज की लड़ाई में जैसे उन्होंने निकाल लिया वेनेजुएला से, तो विजिबल एम्स ठीक है, तो ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ, जब वो ये कहते हैं कि आई विल बॉम्ब यू, अब लोग डरते नहीं, देखिए ये एक पीपल तरीका- टेक हिम लाइटली। देखिए अदिति जी, लड़ाई लड़ कौन रहा है? People अपना take- वजन उन्होंने खुद मैंने आपको, खो मैं दिया पहले है। समझा दूं लड़ाई लड़ कौन रहा है। हमें ये समझना चाहिए सेंट्रल कमांड का बॉस कौन है। वहां पे हमारी जैसी स्थिति नहीं है। सेंट्रल कमांड का बॉस डायरेक्टली सेक्रेटरी ऑफ वॉर और व्हाइट हाउस को रिपोर्ट करता है, और उनका नाम है एडमिरल ब्रैड कूपर। वो नहीं बोलते हैं, उनकी जगह पे पॉलिटिकल लीडर मिस्टर ट्रंप बोलते हैं, और वो कुछ भी बोलते हैं। अब वो उनको बोलते हैं सु- आई विल फिनिश द सिविलाइजेशन। व्हाट हैपेंड सर? सब लोग सड़कों पे आ गए, दैट्स खुद कॉल्ड को हल्का कर दिया उन्होंने। ऐसे देखिए, ऐसे बयान साम दाम देखिए। तंडवेट तो चलता है, और आज के दिन में वो विजिबली बात कर रहे हैं। देखिए क्या विजिबल एम था, स्टेट ऑफ हार्मोज को ठीक करना और वर्चस्व खलीफा का खत्म करना, ये एम था। इकोनॉमिकली कर दिया, टेक्निकली कर दिया, और धीरे धीरे फंक्शनल कंट्रोल भी खत्म करेंगे। अब सर, शायद आपने जल्दी नहीं हो पा रहा है। बस। पाकिस्तान की बात कही, हम यहाँ पे गेन और लॉस की बात कर रहे हैं, तो एक और बात बताइए। सो कॉल्ड सर ने कहा कि नाम है इस्लामाबाद अकॉर्ड, और हुआ स्विट्जरलैंड में, लेकिन हुआ ही नहीं। हाँ, कल so called, आज से और शायद सुनिए, बात शुरू हो रही ये है, आज सुनिए- से वहाँ बात होनी नहीं, है। अभी नहीं पक्का है। और एक चीज और बता दूं, ये स्विट्जरलैंड का जहां जो जहां पे बातचीत होने की है, दैट इज ओन्ड बाय कतर, नॉट स्विट्जरलैंड। नॉट। पर सर मुझे बात बताइए, जहां एक समय भारत पाकिस्तान को उस मोर्चे पर ले आया था, इंटरनेशनल कोर्ट, यूएन, ये वो दुनिया में, दैट वो टेररिस्ट कैपिटल है, वो उसकी सरजमी टेररिस्ट पैदा करती है, टेररिस्ट सपोर्टर है, एवरीथिंग। और एक समय था जब लोग क्वेश्चन करने लग गए थे। वो समय भी आया था जब ये हुआ था कि माइनॉरिटीज़ को आप अलग अलग देश कह रहे थे भैया बाहर जाओ, और इस तरह का हो गया था कि आई एम नॉट अ टेररिस्ट, एक मैसेजिंग। और भारत, खास तौर पे नरेंद्र मोदी ने इसको हाईएस्ट लेवल पे हर जगह टेररिज्म की बात करी थी। अपने फर्स्ट टर्म में ट्रंप ने कहा टेररिस्ट टेररिस्ट था। अब यहाँ पर वॉर रुकवाने जैसा उन्होंने तमका अपने सिर पे लिया, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करा दी। आपको लगता है कि पाकिस्तान इज अ गेनर इन ऑल ऑफ दिस? देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता है, उसके कारण आप सर, सुधीर सर सोच के मत सोचिए। नहीं, आप एक आम जनता क्या सोचती है, पाकिस्तान क्या पोर्ट्रे करेगा, वैसे बताइए। आम जनता, बहुत सारे पत्रकार भी ऐसा कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने गेन किया है, बहुत सारे राइट अप आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत संजीदगी के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने कोई गेन नहीं किया। गेन करने के लिए भी आपको कुछ सर्टेन असेट्स होने चाहिए। इकोनॉमिक असेट्स पाकिस्तान के पास नहीं है। जो लोग आए थे ईरान और अमेरिका के, उनके होटल बिल नहीं दिए गए हैं। आप पाकिस्तान के अखबार ही पढ़ लीजिए, दूसरे के ना पढ़िए। तो ये हालत है। ये ट्रंप जानबूझ के, पैसे वैसे में तो वो चंदा लेता है। एक सेकंड, पाकिस्तान को जो फील्ड मार्शल मुनीर, काहे का फील्ड मार्शल, कौन सी लड़ाई हुई, काहे का फील्ड मार्शल, एक साइलेंट कू हुआ है 27 अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान में, और मिलिट्री का अनडिक्लेयर्ड कब्जा हो गया है शासन पर, इसलिए उसको लेजिटिमेसी के लिए वो मरे फिर रहे थे। ट्रंप ने इसलिए भाव दिया फील्ड मार्शल सो कॉल्ड को कि आपको थोड़ा सा नीचा दिखाना था। वो
अमेरिकन पॉलिसी नहीं है, That's वो what I ट्रंप wanted की to व्हिम्स और फैंसी है। और ट्रंप भी अब वो बात समझ गए। आप देखिए 16 महीने के बाद मोदी और ट्रंप मिले, ठीक है जो भी किया ट्रंप ने हम सबके सामने है, लेकिन भाषा देखिए, जैसे कि अजिताभ ने कहा कि दोनों चीज उन्होंने छोड़ दिया। देवतुल्य व्यक्ति है, ये टफ नेगोशिएटर है। अब आप देखिए स्टेटमेंट में पूछूंगी। इस पर एक लॉन फिर मुझे याद आ गया। देखिए अमेरिका और G7 में बात जब हो रही थी दोनों की, तो मुझे लगा कुछ ऐसा माहौल बना कि प्रेसिडेंट ट्रंप मोदी को कह रहे हैं कि तुम मुझसे बातें किया करो, तुम मुझसे बातें किया करो, चुप रहते हो तो लोग सुन लेते हैं। तो आप समझिए, और इसके जस्ट 5 मिनट आपके चैनल पे परसों मैंने ये कहा था, ये बात मैंने कही थी, पूर्णिमा जी एंकर थी और मैंने ये कहा, और उसके 5 मिनट बाद ये बयान आया कि बहुत ही कूल काम है, आप बहुत संयमित हैं। उसके जस्ट 5 मिनट के बाद ये बयान आया। नैरेटिव की फिर बात तो आप समझ लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। देखिए पाकिस्तान के साथ हम कहते हैं कि भारत चुप रहा, हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, चुप रहना जरूरत है। चाबहार हमारे लिए गिफ्ट है, चाबहार हमारा स्ट्रैटेजिक पोर्ट है ईरान का, हमारे शिप्स वहां ऊर्जा सुरक्षा में लगे हुए हैं, ऑपरेशन संकल्प चल रहा है, हमारे 8 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स लगातार वहां सुरक्षा में मौजूद हैं, कुछ जगहों को बचा के रखा गया है। आपने नहीं सुना होगा चाबहार पर कोई अटैक 40 दिनों की लड़ाई में। बंदर अब्बास उसके बगल का पोर्ट है और चाबहार बाहर है, ओमान की खाड़ी में है, वहां से बहुत कुछ हो सकता था। कई सारी चीजें हैं जिससे हम अपने हिसाब से देखते हैं, चुपचाप रहते हैं और सुनते करते हैं। अमेरिका, ईरान हमारा पड़ोसी था, आज बीच में पाकिस्तान आ गया है ना। पाकिस्तान की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो कहीं नहीं है, भारत और ईरान के बीच पाकिस्तान नहीं, कहीं नहीं है। दूसरी जो आपने पाकिस्तान के मीडिएटर की बात की, तो मैं बता दूं पाकिस्तान एक फ्रंट फेस था, उसकी मजबूरी थी, उसके लिमिटेशंस हैं। मेन यहाँ जो एक्टर था, ओमान के बाद वाला जो रोल में आया वो कतर था। कतर का बहुत बड़ा, उसकी विश्वसनीयता उठा के देख लीजिए, अफ्रीका से लेके अमेरिका, अफगानिस्तान, हर जगह कतर ने ही मीडिएट किया है। तो कतर का मेन रोल था। और अभी भी देखिए कतर के ही जगह पे स्विट्जरलैंड में ये बातचीत भी होने जा रही है, और कतर ने ही इस मसौदे को तैयार करने में, आप देखिएगा लास्ट मोमेंट में जब टूट गया था तो कतर ने स्पेशल डेलीगेशन 2 दिन बैक टू बैक भेजा और जाके फाइनल ये दस्तखत हुए हैं। तो कतर का, उसके पास पैसा भी है, उसके पास विल पावर भी है, प्रूफ एंड ट्रैक रिकॉर्ड भी है, सारे लोगों से रिलेशंस भी उसके बड़े अच्छे हैं। तो कतर वाज द मेन। मेरे पास आखिरी के 5 मिनट बचे हैं। हाँ, और बस मेरे को एक लाइन कह दूं कि एक ट्रे बेरर होता है, आपने तमगा की बात की ना पाकिस्तान की, एक ट्रे बेरर होता है, पोस्टमास्टर, तो पोस्टमैन, ट्रे बेरर है पाकिस्तान इसमें। वो तो कतार के भी पीछे कतार में है। पर सर ऐसे ऐसा कुछ ट्रे नहीं। बेरर में क्या होता है, जब कभी पाकिस्तान सुधरने वालों में से तो है नहीं, फिर कोई अटैक करने की कोशिश होगी, चालबाजी होगी, उस समय जब हम इंटरनेशनली कोई मुद्दा उठाएंगे तो वो अपना एक तख्ती लेकर आ जाएगा कि मैंने तो वॉर रुकवाई थी दुनिया की। वहां पर अमेरिका, बिहाइंड द कर्टन चाइना और ये जो देश है वो उसको सपोर्ट कर देंगे कि हाँ भाई ये तो पीस मेकर भी है। तो वहां पर इशू आता है। बहरहाल मैं अब अगर मगर इफ्स एंड बट्स में ये बात करना चाहती हूँ कि फर्ज कीजिए सुधीर जी ये हो जाता है तो आप दुनिया को कैसे बदलते। अब आप मानिए कि जो सिग्नेचर हुए हैं ये अब मिटने वाले नहीं हैं, इनको फॉलो किया जाएगा सब, मतलब तो क्या होगा सर? हमारे लिए तो फायदा ही है। हम ईरान से एक बूंद तेल नहीं खरीद रहे 2018 के बाद, और हमको तेल की 55 लाख बैरल पर डे का कंजम्पशन है, 55 लाख, तो 18 लाख हम ले रहे थे पीक पॉइंट पर, फिर जीरो किया 2018 तक। हम फिर से लेंगे क्योंकि ईरान से हमारा के पेट्रोलियम मिनिस्टर कल आने वाले हैं। हम बड़े देखिए अदिति जी, सिस्टम चलती है ताकत से। हमारे पास आर्थिक ताकत है, हम दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। दुनिया के हर ताकत को हमारे आके यहाँ सीधा करनी पड़ेगी। ईरान को भी रिबिल्डिंग, रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए, टेक्निक चाहिए, अनाज चाहिए, पानी चाहिए, आदमी चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, वो भारत ही दे सकता है। ईरान, हमने अफगानिस्तान को खड़ा किया, वॉर टोर्न अफगानिस्तान जो बर्बाद हो गया था उसको हमने खड़ा किया, जो आज पाकिस्तान के सीने में खंजर की तरह घुस रहा है। कितनी लड़ाई इस बीच में पाकिस्तान अफगानिस्तान पर कर रहा है, मासूमों को मार रहा है। आप देखिए, तो हमें तो फायदा है, हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। अदिति जी, भारत अपनी जगह अपनी मुकाम हासिल करेगा, वो लफ्ज इस्तेमाल करेगा जिसकी जरूरत थी। फिलहाल हमें वो जरूरत नहीं है कहने की, क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी गंगा में पानी बहना बहुत बाकी है। इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान ने मेडिएशन किया और ये सब कर रहा है, ये सब बातें झूठी हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं, ऐसे मान के चलो। इतना सर फर्ज कीजिए, क्योंकि क्या है हमारी जनता भोली है, बिजी है,
मेहनत करती है, काम करती है, तो उनका एक बहुत भोला सा सवाल है कि चलिए अगर ये सब हो गया तो पेट्रोल के दाम वापस नीचे आएंगे। देखिए, वैसे तो खबरें ऐसी आ रही है कि 4-5 रुपए घट जाएंगे कुछ दिनों में, ऐसी पर बात है। चुनाव तो है नहीं सर। चुनाव नहीं है, होता भी ऐसा नहीं है, प्राइस एक बार बढ़ जाने के बाद घटता नॉर्मली नहीं है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हम उम्मीद करें कि सरकार जनता को राहत देगी, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जो महंगाई बढ़ी है, जिस तरह की विपदा एक तरह से मैं कहूँगा आई है, वैसे में सरकार को इस पे कंट्रोल करना जरूरी है। एक और सवाल बता दीजिए, वो ये कि क्योंकि अब ट्रम्प फ्री हो गए हैं सर, तो अब उनका नेक्स्ट टारगेट खाली बैठे बैठे होगा, चलो नरेंद्र मोदी जी इंडिया टैरिफ की बात करते हैं। क्यूबा होगा उनका अगला, हाँ, क्यूबा नहीं, होगा। पर सर वो इंडिया को भी बीच बीच में मल्टीपल बात करते हैं। G2 की बात हो रही है, चाइना और अमेरिका के साथ होने की बात हो रही है, और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अगर इंडिया को साइडलाइन करते हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप पे तो भरोसा पूरी दुनिया का उठ गया है, तो वैसे केस में निश्चित रूप से हमें अलर्ट रहना होगा। हमें मल्टी अलाइनमेंट की जो हमने पॉलिसी शुरू की है, हमें सबसे रखना होगा, और अब वो हम कर भी रहे हैं। पर ब्रिक्स इज आल्सो कहीं, ब्रिक्स भी में चाइना भी तो कहीं ना कहीं, चाइना नहीं बिल्कुल, इंडिया। मेरा ध्यान अभी पैसिफिक पे जा रहा है। यहाँ से अब बातें अब शिफ्ट होगी। पैसिफिक कमांड का नाम चेंज किया गया 5 दिन पहले, इंडो पैसिफिक से हटा के वापस पैसिफिक किया गया है। जापान ने अपनी पूरी फोर्सेस रीऑर्गेनाइज करी है, और आज सवेरे या कल रात को एक बड़े बोट पे 8 लोग, 3 या 4 लोगों को अमेरिका ने मारा है पैसिफिक में। ध्यान वहां है, वही मुद्दा रहेगा। चाइना के साथ जो लड़ाई लगातार चल रही है उसकी ताइवान के ऊपर, वो फिर से ऑस्ट्रेलिया में बड़ा मिसाइल और आर्मामेंट का जमावड़ा रखने वाले हैं। कल की रिपोर्ट एक छोटा सा मैं आखिरी जोड़ दूं, ये पूरा का पूरा छोटा वहाँ सा जोड़ दूं कि इंडिया ने जो मल्टी अलाइनमेंट की फॉरेन पॉलिसी चलाई है पिछले कई एक वर्षों से, बल्कि मनमोहन सिंह के टाइम से ही थोड़ा थोड़ा शुरू था, अब स्पीड पकड़ा है, हमको उसको करना चाहिए। चाइना और अमेरिका कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। लॉन्ग टर्म उनके सीरियस स्ट्रेटजिक इशूज हैं, और इकोनॉमिक इशूज भी उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए। निश्चित तौर पर ताइवान को अब देखिएगा अगला स्टेप में बोल रहा हूं, 1 महीने के बाद शायद अगर हम मिलें तो $14 बिलियन का जो सेल है हथियारों का, वो ट्रंप साइन करने जा रहे हैं। अगले 8-10 दिन में साइन करेंगे, फिर बवाला मचेगा। और ताइवान में आज से नहीं, दशकों से हथियार बेच रहे हैं उनको। एक आखिरी सवाल, जब डोनाल्ड ट्रंप 16 महीने में भारत के साथ क्या कुछ कह चुके हैं, कर चुके हैं, डेड इकोनॉमी, लेकिन उसके बाद बायलैटरल से पहले दोनों की नजरें नहीं मिलती हैं, आसपास रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप बगल में होते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी बड़े कड़े शब्दों में ये भी कहते हैं कि कैसे मारा करा, तमाम स्ट्रेटेजिक बातें, लेकिन जब बायलैटरल होती है तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यू आर अ ब्यूटीफुल मैन। एंड अगर किसी ने इन पे, इस लीडर पे, कोई और लीडर हो तो पता नहीं, इस लीडर पे आंख उठाया तो वील बॉम्ब देम, वील किल देम। क्या मतलब के कान खड़े हो गए। क्या मतलब? ट्रंप को आप एज ए लीडर तो एक्सेप्ट करिए, लीडर है तो लीडर को इस तरह की बातें, खुशनुमा चीजें कहनी पड़ती हैं निश्चित तौर पर। जैसा कि मैंने कहा कि देखिए, चीन एक बड़ी बात है, चीन हमारे बाजार से $110 बिलियन 2025 में ले गया, सरप्लस था। हमको $61 बिलियन अमेरिका ने दिया। 2030 तक $500 बिलियन का ट्रेड अमेरिका से होना है, और $200 बिलियन के फायदे में हम रहेंगे। 5 मिलियन यानी 50 लाख इंडियन अमेरिकन अमेरिका में हैं, और बड़े पैमाने पर रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। अमेरिका हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली एक एसेट है। हमारा रिलेशन बहुत अच्छे हालत में है, और वो रहेगा। थोड़ा बहुत प्रश्न जो अप डाउन हो रहा है, ये इसलिए उन्होंने जवाब दिया था क्योंकि समुद्री सुरक्षा की बात हमारे प्रधानमंत्री ने उठाई, और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, आपके ऊपर अटैक होगा तो मैं खड़ा रहूंगा। क्या मैसेज था वो? इंटरनेशनल वाटर में हुआ, क्रूडनेस ऑफ ब्लॉकेड। न्यूट्रल वाटर में अगर आप हैं और रिस्क लेते हैं तो मारे जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा बड़े अच्छे से, लेकिन आपके ऊपर अटैक होगा तो मैं खड़ा रहूंगा। ये अजिताभ सर इस बात को मान नहीं रहे सर। 10 सेकंड अखबारों ने उस पर बड़ी 10 सेकंड में को खत्म कर रहा हूं। 3 नाविकों को की जो हत्या हुई, मैं इसको हत्या कहूंगा, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा भी ये बात, बिल्कुल बड़े जोर शोर से उठाया। और ये सिर्फ 3 की बात नहीं है, 3 लाख हमारे नाविक हैं इस तरह के। ये एक बड़े जो समुद्री व्यापार पूरी दुनिया का एक तरह से ये लाइफलाइन है, बैकबोन है, उस पे अटैक था। तो वो एक अमेरिका को मानवीय मूल्यों के तहत कह लीजिए, इस पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बहुत सारे वेज थे, उसको मार देना, निहत्थे को मार देना कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया। आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस तमाम मसले को अपनी एक कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, जो उनकी आदत है, लेकिन अभी 60 दिन की बातचीत बाकी है। 60 दिन लगातार, ये जो पूरे आपके पास 10, 15, 25 पॉइंट्स आए हैं, उनमें बातचीत होगी, यानी समझौते अभी होने बाकी हैं। इसलिए ये सब कुछ अस्थायी है।
हमने चर्चा में भी यही आपको बताने की कोशिश की कि सब कुछ अस्थायी है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये अभी अगले 2 महीने में आपको तस्वीर साफ होगी, वरना नहीं हुआ बातचीत सफल तो मिडिल ईस्ट में तनाव, टकराव और न जाने क्या क्या अभी देखना बाकी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि विजडम प्रिवेल्स और सब लोग इस, जैसे बोलते हैं कि विश्व की शांति की दिशा में आगे बढ़ें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे किसी और मुद्दे के साथ।